सन 1994 जुलाई का महीना। एस्ट्रोनॉमर्स की पूरी दुनिया अपनी टेलीस्कोप्स से आंखें चिपकाए बैठी थी, क्योंकि स्पेस में कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो इससे पहले किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। कॉमेट शूमेकर लेवी, एक विशाल बर्फ और पत्थर का टुकड़ा जुपिटर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ताकतवर थी कि उसने उस कॉमेट को पहले ही 21 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया था, और फिर एक एक करके वो 21 टुकड़े जुपिटर की सतह से टकराए। हर टक्कर इतनी भयंकर थी कि उससे निकलने वाली एनर्जी पृथ्वी के सभी न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ फोड़ने से भी हजारों गुना ज्यादा थी। जुपिटर की सतह पर आग के गोले उठे जो पृथ्वी के आकार से भी बड़े थे, और जुपिटर ने उन सबको चुपचाप निगल लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जरा सोचिए, अगर वो कॉमेट जुपिटर की तरफ नहीं गया होता, अगर जुपिटर वहां नहीं होता, तो वो 21 टुकड़े सीधे पृथ्वी की तरफ जाते, और उस टक्कर के बाद इस प्लैनेट पर डायनासोर्स की तरह शायद कोई भी नहीं बचता और पृथ्वी का अंत हो जाता। तो देखा जाए तो जुपिटर पृथ्वी का रक्षक है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, इतना बड़ा कि बाकी सभी प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ दें तो भी जुपिटर उन सबसे 2 गुना भारी है, और इसकी ग्रेविटी इतनी खतरनाक है कि जो भी इसके पास से गुजरता है उसे या तो खींच लेता है या सोलर सिस्टम के बाहर फेंक देता है। इसीलिए साइंटिस्ट इसे कहते हैं द वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सोलर सिस्टम। लेकिन ये तो बस एक पहलू है जुपिटर का, क्योंकि इस विशाल भयानक गैस से भरे प्लैनेट के चारों तरफ 95 मून्स घूम रहे हैं, और उनमें से कुछ इतने अजीब और रहस्यमय हैं कि साइंटिस्ट आज भी यही सोच रहे हैं, क्या वहां जीवन हो सकता है? क्या जुपिटर का कोई मून उस जीवन को छुपाए बैठा है जिसे हम सेंचुरीज से ढूंढ रहे हैं? और आज हम जुपिटर की उसी दुनिया में जाएंगे जहां साइंस हैरान है और जवाब से ज्यादा सवाल है। जुपिटर को वैक्यूम क्लीनर क्यों कहते हैं? ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है। जब हमारा सोलर सिस्टम करीब 4.6 बिलियन साल पहले बना था, तब ये आज जैसा शांत और व्यवस्थित नहीं था। हर तरफ अराजकता थी। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और रॉक के विशाल टुकड़े बेतरतीब घूम रहे थे, टकरा रहे थे, बिखर रहे थे, और साइंटिस्ट इस दौर को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, जब पृथ्वी पर हर कुछ हजार सालों में एक विशाल एस्टेरॉइड टकराता था और जीवन का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर जुपिटर अपनी जगह पर सेटल हुआ, और उसकी ग्रेविटी ने एक अदृश्य लेकिन ताकतवर जाल बिछा दिया। सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से से आने वाले कॉमेट्स को वो रास्ते में ही पकड़ लेता था, कभी निगल लेता था, कभी इतनी ताकत से बाहर फेंक देता था कि वो दोबारा कभी नहीं लौटते। बिल्कुल वैसे जैसे एक वैक्यूम क्लीनर गंदगी को खींचता है, साफ करता है, बाहर फेंकता है, और जुपिटर ने यही बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बिना रुके बिना थके किया। जुपिटर की ताकत के नंबर्स असाधारण हैं। इसका मास पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है, और डायमीटर देखें तो 11 गुना बड़ा है, और ग्रेविटेशनल पुल 2.4 गुना ज्यादा है। यानी पृथ्वी पर 60 किलो का इंसान जुपिटर पर 144 किलो का हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो साइंटिस्ट को आज भी परेशान करता है, क्योंकि कुछ सिमुलेशंस बताते हैं कि जुपिटर की ग्रेविटी ने कभी कभी एस्ट्रॉइड्स को पृथ्वी की तरफ धकेला भी है। इसीलिए साइंटिस्ट इसे जुपिटर्स डबल एज्ड सोर्ड कहते हैं, रक्षक भी और कभी कभी खतरा भी। इसी जुपिटर के चारों तरफ 95 मून्स घूम रहे हैं, जिनमें से 4 गैलीलियन मून्स ईओ, यूरोपा, गनीमीड और कलिस्टो सन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने खोजे थे, और ये चारों अपने आप में अलग अलग दुनियाएं हैं। आईओ सोलर सिस्टम का सबसे वॉल्केनिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है जो सल्फर से ढका हुआ है। गनीमीड इतना बड़ा है कि अगर सन के चारों तरफ घूमता तो प्लैनेट कहलाता। कलिस्टो सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा क्रेटर्स वाली एंशिएंट और रहस्यमय सरफेस है। और फिर है यूरोपा, एक छोटा सा मून जो पृथ्वी के चांद से थोड़ा छोटा है, लेकिन जिसकी बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक ग्लोबल ओशन है जो शायद पृथ्वी के सभी ओशन से भी ज्यादा पानी रखता है। और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना कभी शून्य नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आप स्पेस में हैं, जुपिटर के करीब, और सामने है एक छोटा सा मून। यूरोपा आ जाए जो दूर से एक सफेद चमकदार गेंद जैसा दिखता है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह पर हजारों लाल और भूरी धारियां हैं जिन्हें लाइनिये कहते हैं। और ये लाइनिये बताती हैं कि इस बर्फ के नीचे कुछ हिल रहा है, कुछ शायद जीवित है। यूरोपा की सतह के नीचे 10 से 30 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है, और उसके नीचे एक विशाल लिक्विड वाटर का ओशन है जो करीब 100 किलोमीटर गहरा है। यानी पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्र मरियाना ट्रेंच से लगभग 10 गुना गहरा। जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: पानी, एनर्जी और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। और यूरोपा के पास तीनों हो सकते हैं, क्योंकि नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा की सतह से वाटर वेपर के प्ल्यूम्स निकलते देखे हैं। जुपिटर की ग्रेविटी टाइडल हीटिंग के जरिए यूरोपा को निरंतर स्क्वीज करके उसके अंदर हीट पैदा करती है, जो उस ओशन को अरबों सालों से बिना सूरज की रोशनी के लिक्विड रखती है।
और जुपिटर की रेडिएशन सतह पर ऑक्सीजन बनाती है जो धीरे धीरे नीचे ओशन में पहुंचती है जहां एरोबिक लाइफ संभव है। पृथ्वी के अंधेरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, बैक्टीरिया, ट्यूब वर्म्स, क्रैब्स और श्रिम्प सिर्फ केमिकल एनर्जी से जी रहे हैं। तो अगर पृथ्वी के अंधेरे समुद्र में ये हो सकता है तो यूरोपा के अंधेरे ओशन में क्यों नहीं? यूरोपा अकेला नहीं है। गैनीमेड के नीचे भी अंडरग्राउंड ओशन के सबूत हैं और उसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है जो हार्मफुल रेडिएशन से जीवन की रक्षा करता है। और कलिस्टो के नीचे भी साइंटिस्ट को सॉल्ट वाटर ओशन के सबूत मिले हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ, जो यूरोपा के 50 से ज्यादा फ्लाईबाइज करेगा, उसके वाटर प्लूम्स को एनालाइज करेगा और अगर उन प्लम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले तो वो दिन इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। और ये मिशन गैनीमेड को एक्सप्लोर करेगा ताकि 2030 के दशक तक हमारे पास वो डेटा हो जो आज सिर्फ हमारी कल्पना में है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि अगर यूरोपा में जीवन है तो वो कैसा होगा? एक सिंपल बैक्टीरिया या कुछ ऐसा जो हमारी किसी भी कल्पना से परे हो? अब तक हमने जुपिटर को एक गार्डियन की तरह देखा, एक प्रोटेक्टर, एक कॉस्मिक शील्ड। लेकिन साइंस में कोई भी चीज पूरी तरह अच्छी या पूरी तरह बुरी नहीं होती और जुपिटर इस रूल का सबसे बड़ा उदाहरण है। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि जुपिटर की ग्रेविटी ने कई बार एस्ट्रॉइड्स को एक ऐसी ट्रेजेक्टरी दी जो सीधे पृथ्वी की तरफ जाती थी। मतलब जुपिटर ने उन्हें दूर नहीं किया बल्कि पृथ्वी की तरफ फेंका। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि 66 मिलियन साल पहले जिस विशाल एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स का अंत किया, उसे पृथ्वी की तरफ धकेलने में जुपिटर की ग्रेविटी का हाथ था और उसी अंत की वजह से मैमल्स को मौका मिला और मैमल्स की एक ब्रांच से इंसान पैदा हुए। यानी हम शायद जुपिटर की उस गलती की वजह से यहाँ हैं। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। जुपिटर के अंदर क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है। बाहरी लेयर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते हैं प्रेशर इतना बढ़ता है कि हाइड्रोजन पहले लिक्विड और फिर मेटालिक हाइड्रोजन बन जाती है, एक ऐसी स्टेट जो पृथ्वी पर कभी एग्जिस्ट नहीं करती। और कोई भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो कुछ ही मिनट्स में क्रश हो जाएगा। यानी जुपिटर का अंदर हमारे लिए हमेशा के लिए बंद है। जुपिटर की सतह पर मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा स्टॉर्म जो पिछले 350 सालों से लगातार चल रहा है, जिसकी विंड्स की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। साइंटिस्ट आज भी नहीं समझ पाए कि इसे एनर्जी कहां से मिल रही है। अगर यूरोपा क्लिपर मिशन को यूरोपा के प्लूम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले तो इसका मतलब होगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए और वो डिस्कवरी इंसान के हर रिलीजन, हर फिलॉसफी, हर बिलीफ सिस्टम को हिला देगी। लेकिन साथ ही एक डर भी है, क्योंकि अगर कोई एलियन माइक्रोब हमारे स्पेसक्राफ्ट पर आ गया तो पृथ्वी का कोई भी इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए यूरोपा क्लिपर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो यूरोपा की सरफेस पर कभी लैंड नहीं करेगा। और सबसे गहरा रहस्य ये है कि जुपिटर की कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक स्टार जैसी है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर इसका मास सिर्फ 80 गुना और ज्यादा होता तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती, हमारे सोलर सिस्टम में 2 सन्स होते और पृथ्वी पर जीवन शायद कभी पैदा ही नहीं होता। जुपिटर का इतना छोटा होना हमारी किस्मत थी या कोई कॉस्मिक डिजाइन? ये सवाल साइंस के पास आज भी अनसुलझा है। हम एक अजीब यूनिवर्स में रहते हैं जहां एक विशाल गैस का गोला जिसकी कोई सॉलिड सतह नहीं, जिस पर कोई इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी रक्षा कर रहा है बिलियंस ऑफ ईयर्स से, बिना किसी इरादे के, बिना किसी कॉन्शियसनेस के, सिर्फ ग्रेविटी के एक अंधे नियम की वजह से। हजारों साल पहले जो इंसान रात को आसमान देखता था उसे जुपिटर एक चमकता हुआ तारा लगता था। उसने उसे देवता माना, शक्ति का प्रतीक माना। और आज हम जानते हैं कि वो गलत नहीं था, क्योंकि जुपिटर सच में एक कॉस्मिक गार्डियन है, एक साइलेंट प्रोटेक्टर जो बिना किसी अप्रिशिएशन के अपना काम करता रहा। और उसी जुपिटर के चारों तरफ घूमते उन मून्स पर किसी अंधेरे ओशियन की गहराई में शायद कोई और जीवन भी बस जी रहा है, इस बात से बेखबर कि ऊपर बर्फ है, बर्फ के ऊपर स्पेस है और स्पेस में एक छोटी सी पृथ्वी पर एक स्पीसीज उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। जुपिटर की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि साइज हमेशा ताकत नहीं होती, कि जीवन कंडीशंस की परवाह नहीं करता, कि जीवन रास्ता ढूंढ ही लेता है हमेशा, हर हाल में। और जब यूरोपा क्लिपर का डेटा आएगा तो 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो यूरोपा में जीवन नहीं मिला और पृथ्वी पर हमारा होना एक अद्भुत मिरेकल साबित होगा, या फिर जीवन मिल गया और हम जान जाएंगे कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। और दोनों ही जवाब इक्वली अद्भुत हैं, दोनों हमें छोटा भी करते हैं और महान भी। आज रात आसमान देखिए, जुपिटर दिखेगा, सबसे चमकीले तारों में से एक। और याद रखिए, वो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, वो हमारी कहानी का हिस्सा है, हमारे अस्तित्व का एक कारण है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अकेलापन एक इल्यूजन है।
ये वीडियो अच्छा लगे तो हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।